हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं अनु शर्मा और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, मैं जो आपके सामने जितना भी मटेरियल रख रहा हूं वो मटेरियल एकदम अप टू डेट है और उसमें कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आपको कितनी प्रैक्टिस आनी चाहिए, कितनी मेहनत आप करते हैं, ये सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो अपनी ही किताब में से लिए हैं। ये बुक मैंने अपने ही पर्टिकुलर बच्चों के लिए, अक्सर नोट्स टाइप में है ये बुक, उसको मैं यूज़ किया करता हूँ और अपने बच्चों के लिए देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन इसका कोई भी किसी भी तरीके से मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो अपने ही इसी बुक से लिए हैं और कितनी बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो ज़रा देखिएगा। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोशिश की है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले मैंने समझाने की कोशिश की है और बहुत ही सिंपल मेथड से कोऑर्डिनेशन समझाऊंगा आपको। पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप। पूरी एक एक टर्म इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब समझते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें, एक तो होते हैं एडिशन कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड से जो चीज़ बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। और ये एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं डबल सॉल्ट। मैंने पूरी वीडियोस, आप जाइएगा मेरे चैनल पर, जहाँ पर प्लेलिस्ट में अगर आप ध्यान देखेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जो है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कौन सी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये टॉपिक। फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है, यानी अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ना है, फुल डिटेल आपको पढ़नी है, तो फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसी चैप्टर में, इसी हमारी वीडियो में पढ़ सकते हैं, इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो डबल सॉल्ट पता है आपको क्या होते हैं, जैसे जो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, यानी कि अपनी सॉलिड स्टेट में तो आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में घुले जाते हैं उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है। जैसे कि मोहर सॉल्ट है, पोटासियम है। पता है क्यों लूज़ हो जाती है? क्योंकि वो अपने सिंपल आयंस में टूटा। जो इंसान सिंपल हो गया उसकी आइडेंटिटी हमेशा लूज़ होती है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप सिंपल हैं तो आपकी पहचान ख़त्म है, अगर आप कॉम्प्लेक्स हैं तो आपकी पहचान मेंटेन रहती है ना। लोग कहते हैं वो बहुत इंसान यार कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ शॉर्ट में ली है, अपने नोट्स मैंने शॉर्ट में दिए हैं आपको, लेकिन इसकी फुल डिटेल मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से चैप्टर है, पूरा पढ़ डालिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। एकदम से बोर्ड पे समझाया हुआ है मैंने, है ना। पुरानी वीडियो है लेकिन काम के आपकी, उसके पढ़िएगा जब। तो ये कंपाउंड अपने कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है, टर्मिनोलॉजी वही बता देता हूँ। सेंट्रल मेटल एटम और आयन कौन सा होता है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो लिगेंड से चारों तरफ घिरा हुआ होता है, साइज में छोटा होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो मैंने इस लैंग्वेज को यूज़ किया हुआ है। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो सेंट्रल एटम, लिगेंड्स वो ग्रुप एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब जो लिगेंड केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे कि ये गंगा जल है, ये गंगा जल जो होता है वो केवल एक पेयर डोनेट करता है ना। ऐसे ही अमोनिया एक पेयर डोनेट करता है, ऐसे CN एक पेयर डोनेट, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं। साथियों, ये आपको छोटे छोटे नोट्स ऐसे बड़ा मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन मेरे पास जो कलेक्शन है बस इसी की बदौलत ही मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ मेरा जो PGT क्वालिफाइड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी कैटेगरी की पढ़ाई से क्वालिफाइड है। मैं बहुत ज़्यादा यह है ना कि मैं PhD नहीं करने बैठता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ जो सेलेक्टेड मटेरियल। मैं कम खाता हूँ, बढ़िया खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ तो देसी घी की खाता हूँ। आप लोग तो यार, आप भी आदत डालिए ना, अगर खाइए तो बढ़िया खाइए, एक चावल एक ही खाइए, लेकिन भैया वो चावल होना चाहिए। ये नहीं कि मार 1 किलो खा के बैठे हुए लेकिन वो है वही सड़ियल चावल। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ खाइए बढ़िया खाइए, रुतबे में रहिए, बढ़िया बन के रहिए, है ना। ये नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, कहते मस्त रहिए, बढ़िया पढ़िए। कोई नहीं, मैं तो बीच बीच में बोल देता हूँ कभी कभी। तो अब ये बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? बाइडेंटेड, जिन जो दोमुए सांप हैं,
ये बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं जो दो तरफ से अटैक, ये दो लोन पे, यानी कि जिनके पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, जो दो डोनर साइट रखते हो, ऑक्सलेट आयन है, कार्बोनेटो है, दिख रहा हो आपको इस तरीके से बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये इथाइलिन डाइमीन ऑक्सलेटो आयन आपको दिख रहा है, C2O4 यानी ऑक्सलेटो आयन दिख रहा है इसमें। ये जो आयन्स होते हैं, ये सभी आयन जो होते हैं बाइडेंटेट होते हैं। नीचे डाइफिनाइल आयन, ये बहुत पूछा जाता है, डाइफिनाइल ग्लाइसिनेटो, ये सभी पूछे जाते हैं ना। पॉलीडेंटेट जो एक से ज़्यादा डोनर, दो से ज़्यादा डोनर साइट रखते हैं, पॉलीडेंटेट कहलाते हैं। इसमें ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, पजम्मा, नेकर, अरे सॉरी पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, यानी आपको हेक्सा तक EDTA का नाम याद रखना है। मैं तो खैर पढ़ाते पढ़ाते मजाक भी कर लेता हूँ यार तुम लोगों से, कारण सिर्फ यही कि इंटरेस्ट रहना चाहिए। अब एक ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ये साहब जो होता है कि ये दोमुआ सांप है, ये दो तरफ से अटैक करता है, यानी कि राइट से भी लेफ्ट, दोनों हाथों से माल खाने की कोशिश करता है। ये मेटल को नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये मेटल को ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये NO2 जब ये और नाइट्रोजन से करेगा तो लिखेंगे N नाइट्राइटो, जब ऑक्सीजन से करेगा तो लिखेंगे O नाइट्राइटो। इसी तरीके से साइनाइडो होता है, जिसमें पुराना है लिखा हुआ, लेकिन आज की डेट में इसे हम लोग साइनाइडो के नाम से जानते हैं, और ये आइसोसाइनाइडो के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो एरिया होता है जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम चारों तरफ से घिरा हुआ होता है लिगेंड्स के थ्रू। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है, सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, अन्यथा नेट कोई ना कोई चार्ज इसके ऊपर आता है। तो ये हमने आपको पहला पेज बताया। दूसरे पेज पे हम लोग चल लेते हैं। देखिए कलेक्शन पढ़ते सब दुनिया पढ़ती है, देखिए, लेकिन मटेरियल कितना बढ़िया होना चाहिए, कितना सॉलिड होना चाहिए, ये चीज़ माने रखती है, नहीं है ना। इंजेक्शन सब लगवाते हैं, लेकिन इंजेक्शन की क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है। कोई इंजेक्शन है ना, कोई गोली जो है 1 रुपये वाली लगवा लेता है, कोई 1000 रुपये वाली लगता है, कौन सी गोली कब फ़ायदा कर जाएगी पता नहीं है। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि मैंने एक लोगों से पूछा कि भैया ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल। एंड मैंने कहा इसमें 0 नंबर मिलेगा जनाब। 999% लोग यही लिख देते हैं, भैया 99 नहीं 999 बोला मैंने कि नंबर ऑफ द लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ द डोनर साइट प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स, कितनी डोनर साइट लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है, नंबर ऑफ द डोनर साइट। नंबर ऑफ द डोनर साइट मैं लिखता हूं यहाँ पर, नंबर ऑफ डोनर साइट, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी, समझी, पहचानी, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन, मैंने तुरंत वहीं उनसे पूछा कि बताइए कि EN 3 जुड़े हैं तो क्या इसमें जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा? बोले नहीं साहब 6 होगा। तो मैंने कहा क्यों 6 होगा, तुम अपनी डेफिनेशन फिर क्यों गलत बोल रहे हो यार। डेफिनेशन तो तभी सही बोलोगे ना जब डेफिनेशन और आपके जो एग्जाम्पल है वो मैच करने चाहिए। आप लोग तो मैच ही नहीं कर पाते हो। खैर मैं आपकी गलती में, तो एक जनरल सामने एक मेरे इंसान बैठे तो मैं उनसे यूँ ही बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब भाषा वो बोलिए जिस भाषा में दम हो। तो फिर नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स। अब EN है 3 लिगेंड्स, लेकिन डोनर साइट ये 1 लिगेंड 2 प्रोवाइड कर रहा है, 3 कितनी प्रोवाइड 6, तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड बन जाएगा, यानी कि इसकी डोनर साइट 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आएगा EN का। ऐसे ही CN अगर 6 जुड़े तो एक ही डोनर साइट है, तो 6 जुड़े 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नीचे एग्जाम्पल भी मैंने डाल रखे हैं, यहाँ देखिए EN का एग्जाम्पल डाला हुआ है। EN 2 जुड़े हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है क्योंकि 2 गुना आ रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअल में वो नंबर होता है जो मेटल अपने अंदर फील करता है, मेटल आयन अपने अंदर फील करता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। निकालते कैसे? फार्मूला Z-ON है ना, Z-ON +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमने K4 FeCN6 में Fe का यहाँ पर हम लोग 26 रख देते हैं, देखिए 26 रखा हुआ है। उसके बाद ये आयरन साइनाइड है, साइनाइड लिगेंड कितने हैं? साइनाइड भाई ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है? यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, 2 आएगा, और उसके बाद 2 इंटू 6 लिगेंड्स, मेरे 6 डोनर साइट हैं, तो इसका मतलब 12 हो जाएगा, टोटल 36, यानी कि ये क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आयरन यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ आपको बताई। अब ये होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ कैटेगरी के, जैसे 6 जुड़े हैं तो 6 अमोनिया हैं,
6 साइनाइड जुड़े हैं तो 6 साइनाइड है, तो इसका मतलब ये होमोलैप्टिक है। और हेट्रो में क्या होता है कि 2 डिफरेंट कैटेगरी, जैसे यहाँ पर एक EN जुड़ा है और एक Cl जुड़ा है, ये हेट्रो कहलाता है। तो ये हेट्रो में डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, जबकि क्या होगा, होमो में सेम लिगेंड्स होंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये क्या होती है ये मैं बताता हूँ आपको। अरेंजमेंट होता है ये लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग पावर। स्प्लिटिंग पावर के हिसाब से जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या है कि है ना, ये IBr2ClNO2FOH ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू के 2 याद कर लो, है ना, बीच का अमोनिया पानी याद कर लो, और उसके बाद जो है IBr FCl Bri लाइन से लगे हुए इनको याद कर लीजिए आप। तो इस तरीके से अगर आप थोड़े से याद रखेंगे तो आपको बड़ा मदद मिलेगी, है ना। तो ये फिर आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पावरफुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन होते हैं वो पता है, यानी पानी के बाद जितने भी लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, पानी से पहले जितने लिगेंड्स हैं वो वीक माने जाते हैं, वो आप थोड़ा सा आइडिया रखेंगे। अब आयनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, IUPAC मैंने पूरी चैनल पर पढ़ाई हुई है। इसमें IUPAC में क्या क्या पढ़ा है वो मैंने पूरा डिटेल यहाँ पर, जैसे जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के नाम में क्या लग रहा है आजकल, जैसे E को रिप्लेस O से कर देते हैं, तो पूरा मेथड मैंने अपने चैनल पर IUPAC में पढ़ा रखा है, उसको आप पढ़िएगा ज़रूर। और यहाँ पर जैसे लिगेंड्स में क्या होता है, नाइट सल्फाइड है तो सल्फाइडो, है ना, एमाइड है तो अमाइडो, साइनाइड है तो साइनाइडो। साइनो आइनो नहीं चलता इस समय, पुरानी किताबों में साइनो छपा है, लेकिन नई किताबों में कुछ चेंज हुआ है। जब मैंने बनवाए थे तो मैंने भी देखिए उस समय ये बनवाया था ब्रोमो ऑक्सो, लेकिन बाद में मैंने इसको खुद चेंज किया है, यहाँ से लिखा हुआ है आप देख रहे हैं पर, है ना, ये सब बाद में आइडो आ चुका था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना, पानी को एक्वा बोलते हैं, NH3 को। तो ये IUPAC आप पूरी मेरे चैनल पर जाकर के कोऑर्डिनेशन चैप्टर से पढ़ लिया। अगर आपको दिक्कत और आती है तो फिर बढ़िया है, फिर तो मुझे कहने की ज़रूरत भी आपसे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको IUPAC के बाद थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग पे डिस्कशन थोड़ा सा कर लेता हूँ। थ्योरीज़ में क्या है, एक तो बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी विद इन सेकंड मैंने याद करवाई है, विद इन सेकंड 12th के बच्चों करा दिया, यार आप तो क्या चीज़ हो। तो कोऑर्डिनेशन जो बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स 2 हिस्सों में टूटता है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है। इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, देखो यहाँ लिखा हुआ है every element tend to satisfy both the primary and secondary valencies, thus negative ion within the coordination sphere is shown dual behavior। दोनों बिहेवियर नेगेटिव आयन शो कर देता है, ये बात का ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल भी बहुत पूछा गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक क्वेश्चन एक कैटेगरी का है, NCERT में है। वो क्वेश्चन क्या है कि ये बताइए इतने मोल हमने AgNO3 लिए, इतने मोल इसमें जो है वो AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, बताइए कितना जो है वो इसके अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपनी वीडियो में सॉल्व भी करवाया हुआ है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर पूरा चैप्टर पढ़ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना, तो अनुज सर की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको मिल जाएगा, फुल लेंथ चैप्टर आपको मिलेगा। ऐसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया लगता रहे और आप इनके क्वेश्चन कर पाएँ। अब यहाँ पर क्या मैं आपको बताऊँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शेप क्या होगी, ये सब सामने एग्जांपल आपके सामने। ये आप लोग बहुत ही, क्योंकि आप लोग MSc स्टूडेंट हैं यार, आप लोग मेरे कलीग हैं बिल्कुल, और आपको मैं पढ़ाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस आपका साथ देता हूँ। थोड़ी बहुत जो नॉलेज मेरे पास में है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया है, ईश्वर का मेरे ऊपर करम है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी मैं ना कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, ना बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन आपके लिए एक अच्छा साथी ज़रूर हूँ। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं लगातार आपके साथ लगा रहता हूं और मेहनत करता रहता हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए, और मुझमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है कि मैंने नेक्स्ट पन्ना उठाया है। अभी आइसोमेरिज्म बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप पढ़ ही लेंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपने देखा होगा, इसमें आयंस जो होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी के आयन होते हैं वो अंदर बाहर एक्सचेंज कर दिया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन जाती है। हाइड्रेट में क्या होगा, पानी अंदर बाहर चेंज हो जाएगा तो हाइड्रेट कहलाएगी। इसी तरीके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बदल जाती है। टेंशन नहीं, मैं कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ यार, उसको अदरवाइज न लेना बिल्कुल भी। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो मोड ऑफ अटैचमेंट है, कभी लिगेंड नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से देख रहा होता है सेंट्रल मेटल की तरफ, कभी ऑक्सीजन देखने लगता है, नज़रें बदल जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज मोड ऑफ अटैचमेंट बदल जाता है। कभी हाथ
हाथ इधर से मिला रहा है, कभी उल्टी तरफ से मिला रहा है, अरे भैया क्या कर रहे हो यार। उसके बाद कोऑर्डिनेशन और पोजीशन आइसोमरिज्म होती है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। आपने देखा होगा एक तरफ 4 अमोनिया एक तरफ 2 है, तो अब देखिए दोनों तरफ 3-3 अमोनिया हो गए। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लगा रखा है इसमें इस तरीके। इसके नाम भी IUPAC मैंने पढ़ाए हैं अपने चैनल पर, मेरे इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पूरा चैप्टर डिटेल में अगर पढ़ना है तो वहाँ मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों को बहुत पढ़िएगा। इसमें सिस फॉर्म कब होती है, ट्रांस कब होती है, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सहित उसमें समझाया है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि भैया कैसे आप इसे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिस और ट्रांस, यानी कि फेशियल मेरिडोनियल भी मैंने पढ़ाया है। सिस और मेरिडोनियल भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा वहाँ पर जाके। अगर लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस हो जाएगा, लिगेंड्स सेम डायरेक्शन में, लेकिन डिसीजन वहाँ से लिया जाएगा जहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होते हैं, जो कम होंगे। अब यहाँ कम कौन है, पहले वाले में देखिए इसमें कम कौन है, इसमें कम B या A है, बताइए। देखिए यहाँ से आधा ये काट दीजिए, ऐसे करके ऐसे काटिए, कट करिए, तो एक तरफ ये तो ये फेशियल कहेगा, यहाँ से कट कर दिए मेरिडोनियल कहलाता है। तो इस तरीके ट्रांसोसिस में देखिए ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रांसोसिस का, ये वाला ट्रांसोसिस देखिए है ना, ये स्क्वायर प्लेनर में है। यहाँ पर देखिए सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड का क्या हो गया, सिस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने कराए हुए हैं इनको। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को भी वहीं से पढ़िएगा, यहाँ भी वही कंडीशन होती है। यहाँ डी और एक राइट मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, प्लस उसकी मिरर इमेज जो होती है वो सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो स्प्लिटिंग होती है जनाब, ये वाली ये पन्ना जो था, देखिए क्या हुआ कि ये पन्ना पहले चला गया है, ये पन्ना बाद में आना चाहिए। सॉरी, इसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बैलेंस बांड का आइसोमरिज्म बाद में जानी चाहिए थी, यानी कि इससे पहले वाला जो पेज है इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। ये वाला पेज जो है वो इसके बाद आना चाहिए, इसके बाद, यानी कि उल्टा हो गया है पेज। कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत समझदार हैं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि नहीं साहब आपने क्या किया। आइसोमरिज्म की यहाँ क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने वो पन्ना पढ़ा दिया था, वो हो गया था, कोई नहीं। अब मैं आपको सामने जो रख रहा हूँ वो चीज़ आप देख लीजिए क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लेना, सही बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ तुम्हें कि क्वेश्चन यार आएगा जरूर कि इलेक्ट्रॉन T2G लेवल EG लेवल में कैसे भरते हैं। आपको पता है कि जो ये थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कहती है कि ये बॉन्ड 100% आयनिक होता है, और इसके अंदर जो होता है जो लिगेंड्स होते हैं वो कभी अपने ऊपर पोलर यानी कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। उनके ऊपर चार्ज कैसे आता है ये आपको अच्छे से पता है। जब ये लिगेंड्स अट्रैक्ट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो उनके बीच में रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, और उसी वजह से इनके ऊपर डाइपोल क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर जब स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल, अब मैं आपको पहले पूरा चित्र दिखा दूं फिर मैं आपको बताऊं। ये मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो नीचे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ये ऑक्टाहेड्रल में जब होती है तो T2G लेवल कम होता है और EG लेवल ज़्यादा होता है, और जब टेट्राहेड्रल में होती है तो EG लेवल कम होता है और T2G लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई में जंप करते हैं, इसी को हम लोग D to D ट्रांजिशन बोलते हैं। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और क्रिस्टल साथियों बात बताने जा रहा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है तो EG लेवल ऊपर होगा और T2G लेवल नीचे होगा, ये अगर ऑक्टाहेड्रल में है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड जब होता है तो इसका मतलब है कि नियम फॉलो करेगा। और हाई स्पिन, वीक लिगेंड का मतलब हो गया कि हाई स्पिन लिगेंड होता है, और हाई स्पिन लिगेंड जब होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई में पहुंच जाएगा। यानी अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो T2G लेवल में आपको 3 भरना पड़ेगा, यहाँ 1 भरना पड़ेगा। और अगर आपको 5 भरने तो फिर नीचे इसका मतलब हुआ कि 3 ऊपर 2 इस तरीके से चलेगा। ये आपका तरीका है भरने का होना चाहिए, ये इतना लेवल आपको देखना पड़ेगा, ये कंडीशन है यहाँ की। इसके बाद मैं बताऊँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8 भरने तो फिर आपको इस तरीके से भरने पड़ेंगे 6, 7, 8 EG लेवल में। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन भरने तो फिर ऐसे भरने पड़ेंगे, 6, 7, 8 यहाँ जाएगा, 9, 10 वहाँ चला जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा भी पूरी बात बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्टाहेड्रल में बहुत पूछा जाता है कि अगर डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन, मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, पहले से मिटा लूँ फिर यहाँ लिखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये हो सकता है पेपर में आपको, नसीब आपका तेज हो तो पेपर में आपको मिले, ये मेरी उम्मीद है। यहाँ पर नोट करता हूँ, अगर डेल्टा O इज़ ग्रेटर, क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन पी। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड लो एनर्जी लेवल में हो जाएंगे तो इसका मतलब कैसा लिगेंड हो जाएगा, लो स्पिन लिगेंड्स हो जाएगा। और लो स्पिन लिगेंड का मतलब हुआ कि ये लिगेंड जो है वो कैसा होगा, फिर लिगेंड लो स्पिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर कहीं नोट कर लीजिए, लो स्पिन हो गया और लो स्पिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर डेल्टा ओ इज लेस देन पी हो गया, यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई और ओ की एनर्जी कम हो गई, तो मीन्स ये हाई स्पिन लिगेंड हो जाएगा। और हाई स्पिन लिगेंड का मतलब हो जाता है वीक लिगेंड कहलाएगा। वीक हमेशा वही होता है बेचारा, कमज़ोर इंसानी नियम फॉलो करता है, ताकतवर फॉलो नहीं करता। भाई आपने देखा वो टिकट विंडो पे जाइए आप कभी, तो कमज़ोर आदमी लाइन में लगा हुआ, लेकिन ताकतवर तो आगे हाथ डाल के ले लेगा टिकट। तो वही है कि नियम, यानी कि इलेक्ट्रॉन होम्स रूल ये कहते थे जनाब कि पहले लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर हाई एनर्जी लेवल में भरा जाएगा। ये होम्स भैया कहा करते थे। इलेक्ट्रॉन गोस्ट मतलब पेयरिंग, होम्स रूल ये कहता था कि पहले जो है वो इलेक्ट्रॉनों की सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर ही पेयरिंग हो पाएगी, जैसे 1 2 3, अब उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, बीच में नहीं हो सकती। ये हुंड भैया ने कहा था। तो इन्होंने ये भी तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में, अब ये अफवाह का था कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी लेवल में भर दीजिए फिर हाई में डालिए, अफवाह ने कहा था। तो उसी कंसेप्ट को हमेशा बेचारे नियम को कमज़ोर आदमी फॉलो करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे पेपर में आएगा डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने, अब आप T2G लेवल में और EG लेवल में इलेक्ट्रॉन भर के देख लीजिए। डी में 4 का बहुत फेमस है, T2G लेवल में भरिए और EG। अब यहाँ आगे ये भी देते हैं इफ़ लगा के डेल्टा ओ इज़ ग्रेटर देन पी करके दे दिया। तो इस पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, मान के चलिए मेरी बात, क्वेश्चन नहीं तो उठाना, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो यार पेपर निकाल के देखो, पेपर में क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। तो ये बात गांठ पे बांध लीजिए कि पीजीटी में आएगा क्वेश्चन, अनुज सर की जय बोल देना जब आ जाए क्वेश्चन 2021 में। पक्का वादा करता हूँ आपसे, मुझे लगता है, मेरे पता नहीं सपने में आती है बातें। उसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म टॉपिक बता देता हूँ, लास्ट पेज है इसका रिवीजन का, ये तो सब आप कर ही लेंगे। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, उसकी वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा और उसमें आपको बता देता हूँ सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, है ना। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे मेटल आइटम डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप से कार्बन के जुड़ा होता है, कार्बन के, ये सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड में क्या होता है, RMgX हो गया आपका, डाइथाइलेट हो गया, लिथियम इथाइल लिथियम हो गया। RMgX में बहुत सारे कंपाउंड हैं, है ना, RMgI के CH3MgI CH3MgBr एंड सो ऑन। ये पाई बॉन्डेड वाले बहुत पूछे जाते हैं। पाई बॉन्डेड में जो पूछे जाने वाले हैं इन पे आप चाहे लिख लो पीजीटी, ये पूछा गया है पीजीटी में, ना बात हो तो भैया जो मेरे साथी लोगों जो पेपर दे चुके धुरंधर हैं, जो उनसे पूछना कि जैसे सॉल्ट आया है, फेरोसिन आया है, डाइबेंजीन क्रोमियम आया है, नहीं आया है, पूछ लें। जैसे साल्ट तो रखा ही मिलना है, बिल्कुल पक्का है। और सिग्मा पाई बॉन्डेड भी होते हैं, इसमें केवल कौन से आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं। एप्लीकेशंस में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मिलता है कि हीमोग्लोबिन में कौन होता है, आयरन भैया होते हैं, और विटामिन B12 में मैग्नीशियम बहन जी होती हैं, है ना। दिख रहा है आपको दिख रहा है ना, क्लोरोफिल के अंदर कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, और विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट होता है। सॉरी मैं कुछ यहाँ में प्लेस कर गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ है। EDTA जो होता है ये कहाँ यूज़ होता है, ये एस्टिमेशन मैग्नीशियम कैल्शियम में यूज़ होता है। सिल्वर और जो गोल्ड होता है ये मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस पढ़ा होगा मेटलर्जी में, बहुत ही अच्छा है। मॉन्स प्रोसेस के निकल प्यूरीफाई किया जाता है। टेट्राइथाइलाइड को एंटी नोकिंग कंपाउंड की तरह यूज़ करते हैं। सिस्प्लेटिन को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, है ना। AK47 नहीं, AK33XMnC5H5CO का होल्थराइज जो होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए लेड ट्री एंटी नोकिंग रिएजेंट। पेट्रोल में टेट्राइथाइलाइड की जगह और हाइपो को फोटोग्राफी में यूज़ किया। बताइए अच्छा कौन सी चीज़ है जो मैंने ऐसी पढ़ाई जो नहीं आती। अगर आपने सैम्पल पेपर देखोगे तो 100% ये चीज़ वहाँ पर नोटिस आपने की होगी। इन सब पूरी वीडियोस को ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। और इसी वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है जनाब क्योंकि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपका भविष्य का निर्धारण भी यही क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि भैया क्वेश्चन अगर पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, तो पूरी वीडियो में आपने जो साथ दिया है वो लगातार आप साथ देते रहिएगा। तो अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट इज़ बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि भाई K2Cr2O7 है
है ना। K2SO2 में क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, 7 दूनी 14, 2 घटाइए +6 आएगा। और जब +6 आएगा, मैं तो ऐसे ही निकालता हूँ जल्दी में, +6 आएगा और +6 का मतलब है हो गया कि यहाँ पर 3D जो होगा, यानी क्रोमियम की 3D 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्रोमियम की जो 3D है वो 0 हो जाएगी, 100% है। उसके बाद नेक्स्ट वाले एक एग्जाम्पल में आ जाइए, इसके अंदर भी 0, टाइटेनियम निकाल लीजिए। टाइटेनियम का जो यहाँ +4 दूनी, यानी इसमें टाइटेनियम +4 आएगा, 6 ये हो गया, और 2 घटाइए 4 हुआ, टाइटेनियम +4 निकालिए, और टाइटेनियम +4 में भी 0 आएगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद CO कोबाल्ट है, ये बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ CO बड़ा लिख गया है, लेकिन नहीं, ये कोबाल्ट है। CuSO4 में निकालिए, +2 आएगी, 7 हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई 3D 7 जब हो गया तो 10 होता है, जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लिख के भी देख लो यार, अगर मेरी बात पे आपको भरोसा ना हो रहा हो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड हो गए। अब 3 अनपेयर्ड का मतलब हुआ कि इसका मतलब यहाँ एक्साइटेशन होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, अभी कलर्ड भी होगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो मिल ही गया, इसमें फिर क्या, जब मिल ही गया तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें। तो K3CuCN का यहाँ पर Cu+ बना जाएगा, और जब Cu+ बना जाएगा तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3D 10 हो जाएंगे। जब 3D 10 हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी अनपेयर्ड नहीं आएगा। तो आंसर तो भैया फिर ये पक्का हो गया कि आंसर यही लगा लीजिए, फर्स्ट का, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये तो यार कोई बता देगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है, जिसमें मेटल एटम डायरेक्टली जो मिथॉक्साइड नहीं है, डाईमिथाइल एनाइन नहीं है, मिथाइल लिथियम, मिल गया, बहुत सिंपल। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल आयन, इसमें यानी कि द कॉम्प्लेक्स इन विच आयन विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन, किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यार क्या जलवे वाला क्वेश्चन है, मज़ा आ गया तीसरा क्वेश्चन देख करके। ऐसा कौन सा है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है साहब, तो ज़रा निकालिए। यानी कि डी इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाएं तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाएगी वहीं पर, यानी कि MnO4 नेगेटिव निकाल के देखें। पहले ये से शुरुआत करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, यानी कि Mn पे +7 हो जाएगा। और Mn पे जब +7 हो जाएगा जनाब तो 3D मेरे हिसाब से तो 0, क्योंकि इसमें साथ ही भी 5 अनपेयर्ड होते हैं, 4s2 3D 5 होता है, मामला सब 0 हो गया। तो अब आंसर में आगे क्यों देखूं, मैं तो वही काम करता हूं, है ना। मैं ज़्यादा पछड़े में नहीं फंसता हूं आपकी तरह। फोर्थ क्या हुआ, द स्पीसीज हैविंग द टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप जिसमें होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड साइनाइड होता नहीं, पक्का है। साइनाइड यहाँ भी नहीं कर पाएगा, साइनाइड ये Cl, ये कमज़ोर लिगेंड ढूंढो ना, बस कमज़ोर लिगेंड हो। आप तुम कहोगे सर PdCl4 भी हो सकता है, तो पछड़ा हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें आंसर जो है टेट्राहेड्रल कंडीशन में TiCl4 ही आएगा, NiCl4 आएगा। ये PdCl4 जो लिखा हुआ है ये PdCl4 डाई नेगेटिव है, और PdCl4 जब डाई नेगेटिव निकालोगे तो यहाँ पर कंडीशन अपोजिट बैठेगी, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि आप फिलहाल चेक करिएगा, क्योंकि इसके यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मैं पहुँचा नहीं हूँ, और यहाँ तक मैंने लिख दिया है। किताब में मैंने लिखते समय हो सकता है ध्यान न दिया हो, तो यहाँ कुछ और एग्जाम्पल भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप इसको भी चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि यही हो। मैंने डिटेल नहीं जानी, लेकिन मुझे निकल भैया याद है, मैंने फट से लिख दिए। पाँचवा क्या होता है, विच, मिटा लूँ जरा, सफाई कर लूँ, है ना। उसके बाद पाँचवा क्या है, विच काइंड ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिक्यूट, ये दिख रहा है आपको, Br2Cl2 एक अंदर बाहर, है ना, सिंपल। अब यहाँ पर 4 लगाने, Br2 और उसके बाद Cl भी लगा हुआ है। ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, तो अब इसके आइसोमर अगर आपको बना के देखने हैं तो आपको सिस ट्रांस चलना पड़ेगा। यानी कि इसमें 4 अमोनिया है ना, एक Br2 लगा हुआ है, 3 अमोनिया 4, ये देखो जरा, कोबाल्ट NH3 का होल 4 है ना, NH3 का होल 4, और उसके बाद Br2 है ना, Br2, और बाहर भैया Cl लगे। तो ब्रैकेट में इतना हिस्सा देखना है आपको, ज़्यादा खुजली में नहीं पड़ना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे बनाया करिए, देखिए बहुत स्पीड में। यहाँ पर बैठा दीजिए, कौन था अंदर, कोबाल्ट बहन जी बैठी हुई थी, कौन था देख लो जरा, हाँ कोबाल्ट बहन जी बैठी हुई है अंदर कोने में, बैठा दो इन्हें कोबाल्ट बहन जी को ऊपर नीचे। अब यहाँ पर क्या करो, 4 अमोनिया लगा दो, NH3 लगा दो, यहाँ पर NH3 लगा दो, यहाँ पर NH3 लगा दो, यहाँ पर NH3, यार इतना आपको नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ Br, यहाँ Br, ये हो गया ना, कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। ऐसे सिस बना लेना, Br दोनों पास यहाँ बिठाल देना। जैसे मिटा के मैं बिठाल देता हूँ, यहाँ ये मिटाला, बहुत बड़ी मोटी रबर हो गई यार, रबर पतली करो भैया, इसने सब मिटा ही दिया। चलो पहले से अब मिटा ही देता हूँ। अब अगर आपको इसका सिस बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सा ऐसे करके फटाफट, जल्दा स्पीड में मामला फटाफट किया करिए, है ना, देर लगाने से कोई मतलब नहीं। यहाँ Br बाकी अमोनिया बिठाल दीजिएगा जगह, अपने आप क्या बन जाएगा, इसका सिस फॉर्म बन जाएगा।
है ना, बना सकते हैं। सिस फॉर्म दोनों बी आर यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसा है दोनों बी आर यहाँ भी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है यूपीएससी ने बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान है, ये कैसा होगा? ये एक्चुअल में दो कोऑर्डिनेट्स, पहले वाले में क्या होगा? टेट्रा अमीन होगा। टेट्रा अमीन एक चीज़ मैं और आप बता दूंगा आपको, आजकल की डेट में पहला लेटर भी स्मॉल ही लिखा जाना, लेकिन आपको क्या डिस्कशन करना, वहाँ कोई थ्योरेटिकल तो है नहीं, ऑप्शनल सब में टी में कैपिटल दिया तो फिर हम कैपिटल में ही ढूंढ लेंगे आंसर। खैर कोई दिक्कत नहीं, नई जो टेक्नोलॉजी है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ईच लेटर शुड बी स्मॉल, हर लेटर स्मॉल होना चाहिए आज के कंसेप्ट में। तो टेट्रा अमीन हो जाना चाहिए, पहला तो यही हो गया। उसके बाद निकल, भाई टेट्रा अमीन निकल सेकेंड, भाई ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी एक्स मान लो, इसका भी एक्स मान लो, आधा आधा डिवाइड कर दो, सेकंड सेकंड आ जाएगा, दोनों तरफ सेकंड आना चाहिए। टेट्रा अमीन निकल सेकंड, टेट्रा क्लोराइडो निकल सेकंड, यही नाम आना चाहिए। टेट्रा क्लोराइडो निकलेट आना चाहिए, कारण क्या है कि ये सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है। निकलेट कहाँ दिया है? टेट्रा अमीन निकल सेकंड, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, ये यानी कि सी ऑप्शन इसका फिर सही जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सेवंथ, बोथ है नाइन डायमैग्नेटिक बट द हाइब्रिडेशन, अरे यार इसमें हाइब्रिडेशन जो होती है इन द निकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पता है कि इसमें जब sp3 है तो इसमें आ जाएगी dsp2 आ जाएगी, सिंपल, यानी कि इसका ऑप्शन बी लगा देते हैं। सेप आपको मेरी अगर वीडियो आपको देख रही है, क्रिस्टल फील्ड पढ़ ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपका मज़ा आ जाएगा, और आपको पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एटॉमिक नंबर ऑफ निकल का 28 है, तो निक NiCO4 डायमैग्नेटिक होता है एंड NiCl4 एंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, जनाब ये बताएं। तो NiCN तो डाया होता है, पैरा नहीं होता है ना। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका फिर मतलब हुआ 8वें को जो आंसर आना चाहिए वो जनाब आपको ढूंढना पड़ेगा कि NiCl4 जो है, तीनों को आप बना लीजिए मेरी राय में। तो NiCl4 तो मुझे अच्छे से पता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, तो NiCl4, लेकिन NiCN का होल 4 जो होता है वो कैसा होता है, वो आपको डायमैग्नेटिक होता है, कोई CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NiCO का होल 4 ये भी डाया होता है ना, डायमैग्नेटिक होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब आप इससे हिसाब से आंसर चेक करिए, मेरे हिसाब से आंसर है NiCO का होल 4, NiCN डायमैग्नेटिक होना चाहिए, यानी कि बी आंसर इसका आना चाहिए। तो इसमें आंसर सीट क्या दूँ मैं आपको बताए तो ही चल रहा हूँ। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल, किसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है? तो जनाब जिसमें आपको वही मिरर इमेज पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, यानी कि मैं देखता हूँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यानी इसमें मुझे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई H2 है, अमोनिया 2 है और ये Cl है, इसका मतलब यही आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बाकी ये सिर्फ ट्रांस में चले जाएंगे। तो 9 का बी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, जब 2 क्लोरीन सिस पोजीशन पे लगे हुए हों तभी उसकी मिरर इमेज पॉसिबल सुपर इम्पोज नहीं करेगी, अदरवाइज सुपर इम्पोज कर जाएगी, ये पक्का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, बना के चेक कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन लगे तो सही कर लीजिए, क्योंकि यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर द स्कॉलर वन, है ना। ध्यान रखिएगा इस पर, नहीं कि जानू सर ने थोड़ा गलत बोल दिया तो मार पीछे पड़ गए, बोले नहीं साहब आपको तो पढ़ाने नहीं आता। द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि आइसोमर इसके कितने बनेंगे जनाब, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आइसोमर बनाने के तरीके क्या होते हैं। किसी को सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसकी पोजीशन बदल कर देख लीजिए। अमोनिया अंदर 3 है ना, अमोनिया अंदर कितनी 3 है, क्लोरीन 1 है। आप ऐसा करिए कि इसके आइसोमर अमोनिया कितना है 4 है, सॉरी अमोनिया 4 है और क्लोरीन 4 है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि 3 इधर ले लो और 1 Cl इधर ले जाओ, इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भैया हम लोग क्या करें कि अमोनिया जो है वो अमोनिया 1 कर लें इस साइड में, उधर ले जाके अमोनिया 3 कर दें, और Cl उधर 1 कर दें, इधर Cl। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ आइसोमर्स जो अब हम बनाएं, तो टोटल नंबर ऑफ़ आइसोमर्स हमारे हिसाब से इसके अंदर 4 बन जाने चाहिए, क्योंकि 3 तो 2 तो मैंने ही बता दिए, 2 आप लोग बनाइएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, Cl पूरा यहाँ ले आए, अमोनिया पूरा वहाँ ले जाए, तो 5 मतलब तीसरा भी बना दिया हमने। अब चौथा की पॉसिबिलिटी आप देख लेना कि भैया हम मेटल बदल के देख लें, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो देखिएगा आप, मुझे लग रहा है कि 4 आ जाएंगे। IUPAC ने मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि IUPAC आप लोग लिख लेते हैं, और अगर नहीं फिर भी समझ में आए तो मेरे इस प्लेलिस्ट पे जरूर, बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा हो। 12वां क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज आयरन एग्जिबिट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया 0 तो
कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं मिल जाए, कार्बोनाइल बस वहाँ सोचना ही नहीं है। तो आंसर फिर 12 का मैं डी लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चक्करों में फंसना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ फटाफट आपके आंसर निकलने चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा माल खा लेना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है रिमेनिंग मैं आपको देता हूँ कि करिए, आप ध्यान दीजिए, है ना। बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए उस क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत बढ़िया है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 13 उठाया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो द पैरामैग्नेटिज्म करस्पॉन्डिंग टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये 13वें का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए जनाब, वो आप मुझे बताएंगे, है ना। कि इसका मतलब है कि क्लोराइड आयन एक वीक लिगेंड होता है और वीक लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करता है। तो फिर आंसर जो होना चाहिए बी पे। वीक लिगेंड केवल एक ही जगह दिख रहा है मुझे, इसमें मैं वीक लिगेंड देखूंगा, बाकी मैं चक्कर। अब तुम कहोगे सर आयरन में भी देख लो, है ना, आयरन भी देख लो, लेकिन वो आगे ये कह रहा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो Fe F6 में 2 अनपेड तो होंगे ही नहीं। अनपेड तो 2 यहीं पर बने, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अमंग द लो, तो वो निकल भी दे रखा है, तो फिर इसमें क्या निकल आयरन में नहीं, निकल और आयरन में दिया, कंफ्यूज किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो द पैरामैग्नेटिज्म करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अरे यार, तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है ना, Fe के ऊपर ट्राई पॉजिटिव आएगा ना, Fe ट्राई पॉजिटिव में अनपेड ज़्यादा आ जाएंगे। Fe ट्राई पॉजिटिव जब आप निकालेंगे तो अनपेड कितने आ जाएंगे, यानी कि 4s2 चला गया, 2 वो गए और एक इधर से चला जाए तो 5 अनपेड आ जाएंगे, है ना। तो ये बनेगा नहीं सिस्टम। वही आंसर है, बी आंसर है, पक्का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव द 4 आइसोमर, 4 डिफरेंट आइसोमर किसके बन पाएंगे। तो जनाब ये आप निकाल लेंगे कि 4 डिफरेंट, एक तो सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा और एक उसका मिरर इमेज बनेगा, तो वही तभी 4 बन पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि EN कहीं पर है, EN वाले तो सभी यार दे रखे हैं, EN 2 ये दे रखा है, तो इसका मतलब है हम लोग क्या करें फिर, EN, हाँ EN 1 है, और ऐसे लगा के देखें एक बार, देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या होती है। ऐसे यहाँ पर CO कोबाल्ट भैया को बिठा देते हैं, यहाँ Cl लगा लेते हैं और यहाँ पर आपका EN लगा लेते हैं और यहाँ आपकी अमोनिया। अब मिरर इमेज ओवरलैप कर जाएगी, 2 तो ये हो गए। अब 2 के बाद इसके बाद से ट्रांसी वाले, तो भैया आंसर में बी लगाऊंगा, पक्का बी लगाऊंगा, 100% बी लगाऊंगा, मज़ा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड इज सिग्मा पाई बॉन्डेड। आ गया ना जमूरा, सिग्मा पाई बॉन्डेड, और सिग्मा पाई बॉन्डेड जब भी आए तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड को ढूंढ लेना, आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के अंदर ऐसा बैक बॉन्डिंग, वही ऐसा है ना टीचर जो बच्चों को बिठा लेता है, कहता बेटा मैं तुम्हें फीस दूंगा, मैंने 100 रुपये बच्चा दूंगा, भीड़ लगाते रहो, जिससे आगे 10 बच्चे बैठे वो मुझे फीस देते रहे। क्या यार अच्छा धंधा बना रखा है ना। तो 16, जैसे आपने देखा ना ट्रेन में अपने 4 आदमी खड़े कर दिए, सामान बेच रहे हैं, तो वो 4 खरीद लेते हैं, तो पड़ोस वाले देखने वाले भी समझते हैं ना, यार बहुत बिक रहा है इसका माल, इसका मतलब हम भी खरीदते हैं, तो वो 4 तो उसी को वापस कर देंगे ना थोड़ी देर में, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ बन गए। तो वही कंडीशन बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेवकूफ़ बहुत बनाता है, बैक बॉन्डिंग मारता है, सिनर्जिक इफेक्ट दो शो करता है। द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स, है ना, क्लोराइडो दिख रहा है आपको, है ना, क्लोरो लिखा हुआ है ना, क्लोराइडो पढ़िएगा आज के ज़माने में। क्लोरो, डाई, एक्वा, ट्राई अमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। अभी तो ये आप निकाल ही लेंगे कि 16 साहब कौन से हो सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, ट्राई अमीन, ट्राई है, ट्राई अमीन है कहीं पर, हाँ ट्राई अमीन है, ठीक है पहले वाले में। और उसके बाद एक्वा है, हाँ एक्वा है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, एक्वा में डाई लगा है, डाई लगा है, बस लगा दो पहला आंसर, बहुत ज़्यादा खुजली में पढ़ने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द मेटल कार्बन बॉन्ड। इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड कहाँ नहीं है, तो ज़रा बताओ हमें। तो देखो मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ भी दिख रहा है, तो भैया फिर 17 का क्या लगा दूँ, ए लगा दूँ। सब लोग अगर हाँ करो तो मैं ए लगा दे रहा हूँ, 17 का लगा दूँ, जय हो अनुसर की लगा दो भाई, चलो इन्होंने कह दिया लगा दो। 18, Cn इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज रखता तो ऐसी बात तो नहीं है। इट इज़ स्यूडो हैलाइड, यस गुड, स्यूडो हैलाइड ही है जनाब, ये धोखा देता है ना, ये लगता है लेकिन वो है नहीं, डीएम लगता है लेकिन डीएम है नहीं, पावर बराबर रखे हुए यार। Cn को देखो जरा, Cn जनाब क्या कहते हैं कि सॉरी Cn बोल गया मैं, ऊपर वाला दिमाग में रहा। Cn, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी दैन एंटी कैंसर स्पीसीज। तो अब जनाब सिस्प्लेटिन का नाम याद रखिए आप, एंटी कैंसर सिस्प्लेटिन। अब आप जनाब आप सिस्प्लेटिन को जानिए कि सिस्प्लेटिन क्या होती है। तो सिस्प्लेटिन जो होती है वो एंटी कैंसर होती है। इसका नाम इसका जो नाम है डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, डाई अमीन डाइक्लोराइडो, डाई अमीन डाइक्लोराइडो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, डाई अमीन हो गया, डाइक्लोराइडो हो गया, ये हो गया PTCl4 हो गया यहाँ तो, यानी कि डाई अमीन डाइक्लोराइडो, डाई अमीन है डाइक्लोराइडो। फिर मैं आंसर ये लगाता हूँ यहाँ, तो डाई अमीन डाइक्लोराइडो लेकिन ट्रांस है, यहाँ पे सब CCl है, गलत हो गया, ये भी गलत, ये वही हो गया आपका क्या बोलते हैं जैसे सॉल्ट हो गया, PTCl3 जैसे सॉल्ट तो है नहीं, यही लगाइए इसका, ये वाला ऑप्शन लगाइए पक्का,
है ना, ये वाला सेकंड वाला, और उसके बाद सी वाला लगाइएगा, इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 20 लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डी इलेक्ट्रॉन्स कन्फिगरेशन इन एमएनए दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट द मिनिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिनिमम उसी में होगी जनाब जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम आएंगे। लीस्ट, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो जनाब निकाल लीजिएगा। एमएन में आपको पता है कि 5 अनपेयर्ड आएंगे, मुझे तो ऐसे ही याद है एमएन में 5 आएंगे। अगर क्रोमियम में देखें सर, शायद यहाँ पर H2O का होल 6 है, यानी कि 6, और यहाँ +2 आ जाएगा, और +2 जब क्रोमियम पे आता है तो 4 का मतलब वहाँ 4 ही अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड हो गए, और इसमें आपका निकल डाई पॉजिटिव में जो होता है, निकल डाई पॉजिटिव में 3D8 हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ 2 अनपेयर्ड हो गए, और यहाँ पर आयरन में +2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका आयरन में आ जाएंगे 4 अनपेयर्ड, यानी कि 4 अनपेयर्ड, हाँ ठीक 4 अनपेयर्ड आ जाएंगे। अब इसका मतलब यही आएगा आंसर, फिर बी आंसर इसका लगा लीजिएगा। तो साथियों, मैंने जो कलेक्शन आज आपको दिया, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया कोऑर्डिनेशन का, इसको पढ़ने से पहले मेरी वीडियो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जान सकूँ कि नहीं वाकई में मैंने जो भी बच्चों के साथ काम किया उसमें वाकई में ईमानदारी बरती है, और उस ईमानदारी के साथ मैंने मेहनत की है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि जो पीजीटी निकालने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी का भला हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।